बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, ईरान और अमेरिका में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई हैं और मिज़ाइल दागे गए, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई शदीद तरीन। ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, मिज़ाइल्स भी इस्तेमाल किए गए, हैवी जो असला है वो इस्तेमाल किया गया। और इस लड़ाई की वजह क्या बनी और पहल किसने की, ये है जी सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने पहल की है, ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका ने पहल की है। बहरहाल जो वाक़या अभी सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका क्योंकि एलानिया तौर पे बार बार रोक रहा है, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो टैंकर्स इस रीजन में आमदरफ्त करते हैं उनको रोका जाए, जो खाली टैंकर्स जा रहे हैं ईरानी बंदरगाहों की तरफ उनको रोका जाए, और जो भरे हुए ईरानी टैंकर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी रोका जाए। और ये वो एलानिया तौर पे कर रहे हैं और फायरिंग के वाक़यात भी होते हैं, वो टैंकर्स के ऊपर अटैक भी करते हैं, और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान करके किया है। तो ईरान ने इसको अपने ऊपर हमला करार दिया था। ईरान ने पहले कहा था कि ये हमारे ऊपर एक अटैक है और ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका ने जासिक की बंदरगाह के करीब ईरानी ऑयल टैंकर के खिलाफ एक कार्रवाई की। अच्छा, ये जो जासिक की बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, यानी अगर आप आबना हुरमुज से गुजर के आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब बड़े समंदर में, जहां अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, तो अमेरिका के ब्लॉकेज से बहुत पहले फजीरा की बंदरगाह है सामने वाली साइड पे जो यूएई की है, और यूएई की बंदरगाह के सामने वाली साइड पे जासिक की बंदरगाह है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ चलें तो फिर एक चाबहार बंदरगाह आती है और उसके बाद पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह आ जाती है। तो ये पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। जिस जगह पे अमेरिका ने निशाना बनाया ईरानी ऑयल टैंकर को, उसके बाद ईरान ने वापस अटैक किया अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ों पर। ईरान का जो दावा है या ईरान ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि 3 अमेरिका के ऐसे जंगी बहरी जहाज़ हैं जो आबना हुरमुज़ के अंदर बड़ी खामोशी से दाखिल हो रहे थे, और इसके अलावा अमेरिका ने हमारे टैंकर्स के ऊपर अटैक किया था, तो हमने वापस अटैक किया और उस अटैक के नतीजे में अमेरिका के ये जहाज़ इनको नुकसान पहुंचा और वो यहाँ से दूर भाग गए। अब ये ईरान का कहना है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने आबना हुरमुज़ में धमाकों की इतला भी दी है। वहाँ पे जो बंदर अब्बास की बंदरगाह है, जो आबना हुरमुज़ के बिल्कुल सेंटर में वस्त में बंदरगाह है ईरान की, उसको बंदर अब्बास कहते हैं, वहाँ पे धमाकों की इतला दी गई। 6 धमाके रिपोर्ट हुए हैं और ईरानी मुसल्लह फ़ौज और दुश्मन के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ आबना हुरमुज़ में। और इसराइली ज़रिए ने बीबीसी को बताया कि जुमेरात की शाम आबना हुरमुज़ में होने वाले हमलों में इसराइली मुलव्वस नहीं है, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई हुई है। ईरान का जो सरकारी नशरियाती इदारा है IRIB, उनकी जानिब से टेलीग्राम पर जारी ईरान की फ़ौज के तर्जुमान से मंसूब एक बयान जारी किया गया है, और इस बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा के बिलमुकाबिल आबना हुरमुज़ में दाखिल होने वाले एक और जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है। इस बयान में दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से बंदर खमीर, सिरिक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में भी फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। इस बयान में मज़ीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने फौरी तौर पर जवाब दिया और अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये बहरी जहाज़ हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने उसके बहरी जंगी जहाज़ों पर उस वक्त हमला किया जब वो आबना हुरमुज़ से गुजरकर खलीज ओमान की तरफ बढ़ रहे थे, और उन्होंने एक आजी बिला इश्तियाल ईरानी हमलों को अपने नाकाम बनाया और अपने दफा में जवाबी कार्रवाई भी की है। अब सेंटकॉम ये कहता है कि ये एक बड़ा हमला था जो ईरान की जानिब से किया गया। वो ये कहते हैं कि ईरानी फ़ौज ने बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, छोटी कश्तियों के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कोई भी अमरीकी असासा उनका निशाना नहीं बन सका, यानी ईरान ने अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुँचाया। ईरान का दावा है कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। बहरहाल ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, और दूसरी जानिब धमाकों की आवाज़ें जो है वो समंदर के अंदर भी आ रही थी, ईरान क्योंकि वहाँ पे बम मार रहा था। तो कुछ ऐसे मनाज़िर, कुछ विजुअल भी सामने आए हैं। अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जंगबंदी वाकई बड़े पैमाने पे ख़तरे में पड़ जाएगी? देखिए, अमेरिका दोबारा जंग शुरू करना नहीं चाहता। ये हमने पीट हेग्सेथ के मुँह से भी सुना और ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुँह से भी सुना। अगर अमेरिका ने जंग करनी होती और एक लंबी जंग में वो जाना चाहता तो मेरे ख्याल में वो चला जाता अब तक, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी धमकियों से वापस ना हटता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि 8-9 मरतबा डेडलाइन दी, और हर मरतबा वो अपनी डेडलाइन के बाद सिर्फ एक नई डेडलाइन ही दे पाए।
और उन्हें इस बात की समझ आ गई कि ईरान को मारेंगे तो वो वापस मारेगा। और आबने हुर्मुज़ को ताकत के साथ अमेरिका तो खुलवाने से रहा कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक मिलकर आबने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पर नहीं खुलवा पाएंगे। ये पूरी दुनिया से प्रेशर डालना पड़ेगा, खासतौर पे चाइना और रशिया इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन चाइना और रशिया ये समझते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका ने ज्यादती की है और ईरान ने जो किया वो अपने दिफा के अंदर किया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता हुआ और ABC न्यूज़ ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनाब कि ईरान के साथ हमारी किसी किस्म की जंगबंदी ख़त्म नहीं हुई और जंगबंदी अभी तक बरकरार है। अमरीकी हमलों की तरफ इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बस प्यार भरा एक धक्का है। ये नहीं, हमने हल्का सा पुश किया, ये प्यार भरा धक्का है, ये कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जान छुड़ाने की कोशिश की। उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है, ज़रा आप ये देखिए। यहाँ पे मेरे पास एक खबर है और CIA ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है। ये ऐसा नहीं है कि ये खबर बिला वजह ऐसे फैल गई या किसी मीडिया रिपोर्ट के अंदर से निकली या कोई ईरान का दावा नहीं। ये CIA का एक दावा है और उनकी रिपोर्ट है और ये इंटरनेशनल मीडिया में छप चुकी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की एक खुफिया रिपोर्ट में एक इंकशाफ हुआ है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के पास अब भी अपने तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल ज़ख़ीरे बाकी हैं, बरकरार हैं। इसको ज़रा आप समझिए। ईरान ने जितने मिसाइल चलाए या अमेरिका ने ईरान के जितने मिसाइल तबाह किए या जितनी मिसाइल साइट्स के ऊपर अटैक किया, वो सारा मिलाकर ईरान का जो टोटल मिसाइलों का नुकसान हुआ है, जो चला दिए, जो ज़ाया हो गए, जो तबाह हो गए, वो है 30% और बाकी जो बच गए हैं वो 70% है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ और है, लेकिन CIA की रिपोर्ट और खुफिया रिपोर्ट कुछ और कह रही है कि ईरान के पास कम से कम अपना 70% ज़ख़ीरा बाकी है मिसाइलों का। और मिसाइलों को चलाने के लिए जो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं, याद रखिए वो एक जगह से मिसाइल नहीं चलाता, वो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं जो मूव करते हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में। वो एक हमला किसी और एरिया से करते हैं, दूसरा कहीं और से करते हैं, तीसरा कहीं और से करते हैं। इसकी वजह से अमेरिका को, इसराइल को मुश्किल होती है कि ये पता करने में कि ये अगला हमला किस जगह से करने वाले हैं और हमने किस जगह पे काउंटर करना है। ये ईरान की एक कामयाबी, उनकी स्ट्रेटजी है। उनके मुल्क का रकबा बहुत बड़ा है तो उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। तो जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं मिसाइल चलाने वाले, वो 75% अभी ईरान के बरकरार हैं, सिर्फ 25% उनके ज़ाया हुए, जबकि 70% उनके मिसाइल भी बरकरार हैं। और CIA की इस रिपोर्ट में एक और दावा भी किया गया कि ये जो जंगबंदी का टाइम है, इसमें ईरान ने बड़ी तेज़ी से अपनी जो मिसाइल साइट्स हैं उनको बहाल किया, बल्कि जो उनके मिसाइल कुछ हद तक तबाह हुए थे उनकी मुरम्मत भी की, उनको ठीक किया। और उसके अलावा दोबारा से अपनी प्रोडक्शन भी कई चीज़ों में उन्होंने शुरू कर दी, जैसे कि वो ड्रोन बनाते हैं, वो मिसाइल्स बनाते हैं। ईरान किसी और से नहीं खरीदता, टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो खुद इसको बनाते हैं। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में पूरी एक फ़ौज है ईरान के पास इंजीनियर्स की, जिनमें लड़के लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में, और वो दिन रात काम करते हैं। वो इसको ऐसे जुनून की तरह वो काम करते हैं क्योंकि उनकी जंग बहुत बड़े मुल्क के साथ है, लिहाजा वो दोबारा से अपनी प्रोडक्शंस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान के पास 18 या 19% मिसाइल बाकी बचे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को जो एक ब्रीफिंग दी गई है ना, उसमें उन्हें बताया गया कि 18 या 19% उनके सिर्फ ज़ाया हुए और बाकी उनके पास हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि वो एग्जैजरेट करके चीज़ें बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि ईरान का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। देखिए ना, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि ईरान की बहरिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, और अभी भी आपने हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है। अगर बहरिया ना होती तो वो कंट्रोल कैसे करते? फिर अमेरिका ने कहा कि उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। उनके हेलीकॉप्टर आते हैं, अब भी अटैक करते हैं, तो वो तो बाकी हैं अभी भी। फिर मिसाइल्स के बारे में जो कुछ कहा गया वो भी उल्टा हो रहा है। CIA की ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि अमेरिका के लिए जंग आसान नहीं होगी। अमेरिका अपने मिसाइलों का आधा ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुका है, ईरान के लगभग 70% बाकी हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दोबारा लड़ाई लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। ख़ासतौर पर देखें ना, अमेरिका के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। यहाँ इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आ गई है, बल्कि अमेरिका में सर्वे हुआ है और लोग काफ़ी नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे ने शहरियों की बड़ी तादाद को शदीद माली दबाव में मुब्तला कर दिया है। ये रिपोर्ट ये बता रही है
कि 3 मुश्तरका सर्वे किए गए हैं अमेरिका में और शहरियों की बड़ी तादाद ने शदीद माली दबाव में होने का इशारा दिया। सर्वे में 81% अमरीकियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने उनके घरेलू बजट को मुतासिर किया है और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। सियासी वाबस्तगी के लिहाज से जो डेमोक्रेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके 99% और 63% जो आज़ाद लोग हैं जिन्होंने अपनी राय दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के 32% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस सारी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार करार दिया। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि 63% अमरीकी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है इस बहरान का, जो बहरान इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बढ़ती हुई कीमतों में अमेरिका को उसका सामना है। एक और चीज़ भी है कि दुनिया के ममालिक भी ये समझना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका ने दुनिया के लिए एक बहरान पैदा कर दिया और एक ऐसी लड़ाई ले ली जिसकी ज़रूरत नहीं थी। गैर ज़रूरी लड़ाई लड़ी, किसी किस्म का कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं हुआ, कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, उल्टा पूरी दुनिया की इकॉनमी को ठुस कर दिया और पूरी दुनिया को मुश्किलात में डाल दिया। आपने हुर्मुज़ के अंदर जो कुछ अब हो रहा है उसका खुमियादा पूरी दुनिया भुगत रही है, ख़ासतौर पर खलीजी ममालिक। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है यूरोपीय कमीशन की सदर से। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जो बताया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी आदत है धमकी लगाने की, तो वो हर एक को धमकी लगा देते हैं। वो कहते हैं जी हमने कई मौज़ूआत पे बातचीत की और हम इस बात पे मुत्तहिद हैं कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। वो अपने लोगों को मारते हैं तो ऐसे लोग बम पर काबू नहीं रख सकते, वो लाखों इंसान की जान ले सकता है। मैं सब्र के साथ इस इंतज़ार में हूँ कि यूरोपीय यूनियन तारीखी तजारती मुआहदे के लिए अपने हिस्से को पूरा करे जिस पर हमने मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर इत्तफाक किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा तजारती मुआहदा है। ये भी उन्होंने तजारती मुआहदे की भी बात की, क्योंकि देखिए वो ये बता रहे हैं कि हमारी इकॉनमी तबाह हो गई है। यूरोप का जो बंदा भी डोनाल्ड ट्रंप से बात करता है वो यही बात करता है कि ये क्या पंगा आपने डाल दिया, इसकी वजह से हमारी इकॉनमी को इफेक्ट हो रहा है। जब इकॉनमी की बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रेड की बात की अमेरिका के साथ उनकी, और वहाँ पे एक वादा था कि यूरोपीय यूनियन जो है वो टैरिफ को सिफर कर देगा अमेरिका के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि उसके लिए मैंने टाइम दे दिया कि हमारे मुल्क की 250वीं सालगिरह तक का वक्त मैंने डेडलाइन दे दी है यूरोपीय यूनियन को कि वो अपने टैरिफ को हमारे लिए सिफर कर दे। बसूरत दीगर बदकिस्मती से उनके टैरिफ में फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा सतह पर इजाफा कर दिया जाएगा। इधर फिर धमकी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की ज़ुबान में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप 2-4-5 धमकियां ना लगाएं सुबह से शाम तक, डोनाल्ड ट्रंप को शायद सुकून नहीं मिलता। नादरीन अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर खबरों में, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाना है और चीन का दौरा करना है। एक हफ्ता बाकी है और इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का चीन में। इसमें जो बड़े इश्यूज हैं, तो ट्रेड का बहुत बड़ा इशू है, अमेरिका और चाइना के बीच में एक सर जंग चल रही है, पैसे की एक लड़ाई है, डॉलर आगे जाएगा, युआन आगे जाएगा, फ्यूचर के अंदर सुपर पावर कौन होगा, इकॉनमी की एक वॉर है, दोनों मुल्कों के बीच में चलती रहती है। अमेरिका जो भारत के बहुत सारे नखरे बर्दाश्त करता है वो इसलिए भी करता है कि वो भारत को चाइना के खिलाफ एक हथियार के तौर पे हमेशा रखना चाहता है। ये बात सब लोग समझते हैं। भारत अमेरिका का नाक का बाल इसीलिए है कि वो चाइना के बिल्कुल साथ है और एक बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है ऑलमोस्ट। तो अब ये जो दौरा है इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो इकॉनमी, एक बहुत अहम चीज़ आपने हुर्मुज़, और एक ताइवान। तो ताइवान के हवाले से चाइना ने फिर स्टेटमेंट जारी किया है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ताल्लुकात हैं उनमें ताइवान एक सुर्ख लकीर है। चीन ये कहता है कि ताइवान हमारा है, जबकि अमेरिका ये कहता है कि ताइवान एक अलग आज़ाद मुल्क है और वो ताइवान को सपोर्ट करता है। इस पर एक वीलॉग बनाएंगे। देखिए बहुत सारे वीलॉग्स करने हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ख़ासतौर पे शुमाली कोरिया के हवाले से कैसे चलता है, जनूबी कोरिया से कैसे मुख्तलिफ है और वहाँ लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। इसी तरह चाइना और ताइवान के बीच में क्या है, इस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। तिब्बत के मामला क्या है इंडिया और चाइना के बीच में, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। माजी में हम बात करते थे इन चीज़ों पे, लेकिन ये सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस नहीं हो पा रहे। ख़ासतौर पे मैंने एक ग्रीनलैंड के ऊपर भी वीडियो करनी थी, मैंने आपको कहा था, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं, किसी एक जगह पे करंट अफेयर रुकता ही नहीं है। जब रुकेगा तो इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी एक उम्मीद बांध ली है
और मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तानी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का मौजूदा रजीम, कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के दौरे पर आएँ तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ इस्लामाबाद में स्टे करके निकल जाए, और पाकिस्तान को ज़रा इसकी कोई इज्जत मिल जाएगी और पाकिस्तान का मौजूदा रजीम जो है उसको इसमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। देखिए, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप का ये मामला तय हो भी गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तो इसको खुफिया रखेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत फूल प्रूफ होनी चाहिए अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है। बहरहाल इसका अभी तक तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी किया जाए, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है उसकी ख्वाहिश तो ये होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान में आ जाए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे दावे भी कर रहे थे और इस तरह की बातें सहाफ़ियों तक पहुंची भी थीं कि जनाब, क्योंकि कॉरिडोर्स में जब बात होती है तो निकल जाती है कि जनाब ट्रंप को लाने की कोशिश हो रही है। तो ये कोशिश भी की जा रही है क्योंकि वो इस रीजन में बहुत करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि शायद इस मौके से फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद जो लोगों ने बकिए उधेड़े, जो कुछ DGISPR ने कहा, उन्होंने सच के बारे में बात की कि सच सामने आ जाता है, सच ही बोलना चाहिए। इस पे लोगों ने कहा जो पाकिस्तान में सच बोलता है वो जबरी तौर पे लापता हो जाता है, या उसके घर वाले उठा लिए जाते हैं, या उसको टॉर्चर किया जाता है, या उसका कारोबार तबाह कर देते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं। फिर DGISPR ने कहा कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ कोई नहीं है। लोगों ने वो कुछ बताया, फिर तौबा तौबा, वीडियो सबूत, ऑडियो सबूत, हर चीज़ निकाल के लोगों ने सामने रख दी कि जितनी सियासत पाकिस्तान की फ़ौज ने की है, इस पूरे रीजन में किसी फ़ौज ने इतनी सियासत नहीं की। और हर जर्नैल जब चला जाता है तब पता चलता है कि उसने कितनी सियासत की है, फिर सारे निकल निकल के गवाहियाँ देते हैं। एक बात DGISPR ने बड़ी मज़े की और मुझे एक ही बात का मज़ा आया सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सिंदूर वाली बात उन्होंने की, वो बड़ा इंजॉय किया कि यार कोई मर्दाना नाम ही रख लेते, ये सिंदूर का पीछा क्यों नहीं छोड़ते, ये क्यों जनाना नाम इन्होंने जंग के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, मुझे भी ये नाम बहुत अजीब लगा था। कोई मंगलसूत्र रख लेते या कोई और नाम रख लेते, कोई मर्दाना नाम ऑपरेशन का। अगली दफ़ा मोदी अगर ऑपरेशन करें तो DGISPR से मशवरा कर लें, ये कोई अच्छा नाम बता देंगे कि इन्होंने कौन सा ऑपरेशन करना और उसका क्या नाम होना चाहिए। बहरहाल जो पाकिस्तान के अहम कोर इशूज़ हैं, देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री हर चीज़ के अंदर शामिल है और इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। लेकिन जैसे ही DGISPR से दो चीज़ों पे सवाल किया गया, एक कश्मीर पे और एक पानी पे, तो उन्होंने उनका जवाब देने की बजाय उन्हें गवर्नमेंट पे डाल दिया कि इनका फैसला गवर्नमेंट करेगी और कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। देखें, दुनिया भर के मामलात में हमने मामलात निबेड़ने हैं, दुनिया के हर पंगे के अंदर हम शामिल हैं। अब जब आपके डोनाल्ड ट्रंप से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो सालसी करवा के कश्मीर का मसला हल करवाएं आप। कोई तो फ़ायदा ले लेना डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक का, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कश्मीर का ही मसला हल करने। लड़के तो आपने आज़ाद करवाया नहीं 70 साल में, 80 साल में 3-4 दफ़ा जंग हुई, आपको मौका मिला, आपने कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं करवाया। तो जब कश्मीर लड़के आज़ाद नहीं करवाया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात का फ़ायदा लेकर कश्मीर आज़ाद करवा लें। तो जब DGISPR से कश्मीर का पूछा गया, ये दोनों मेरे पास हैं उनके क्लिप, कश्मीर वाले मामले पे वो क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा आप बेशक सुन लें। पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है वो कांस्टेंट है और वो आपने फील्ड मार्शल की जबान से सुन भी लिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है और ये हर आदमी ने कहा पाकिस्तान में, ये कोई पहली दफ़ा किसी ने नहीं बोला ये स्टेटमेंट कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। और कश्मीर का जो फ्यूचर है वो उनके अवाम ने तय करना है। इट इज फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर टू डिसाइड एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, एज पर द राइट ऑफ सेल्फ जो उनको दिया गया है, खुद उन्होंने फैसला करना है कि हमने क्या करना है। दैट इज द राइट एंड दैट्स व्हाट द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज। देखें, वो कह रहे हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, इधर पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी वोट देते हैं किसी और जमात को, आप उठा के किसी और को हुकूमत दे देते हैं। तो कश्मीर का फैसला कैसे करेंगे? वहां तो भारत बैठा हुआ है, वो तो उनको करने ही नहीं दे रहा फैसला। तो इसमें आपकी राय क्या है? हर चीज़ के अंदर आप घुसे हुए हैं, मईशत के अंदर, हर खारजा पॉलिसी के अंदर, दाखिला पॉलिसी के अंदर, हर चीज़ में आप हैं। तो कश्मीर के मामले पे राय देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कश्मीरियों के खाते में डाल दिया और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हमारा तो एक स्टांस है जो कायदे-ए-आज़म के दौर से अब तक है, उस पर ज़्यादा बात नहीं की। अब आ जाए ज़रा पानी वाला इशू, जो आसमा शरादी साहिबा ने सवाल किया। अब वो सवाल किया था गरीदा फारूकी साहिबा ने, तो ये आसमा शरादी साहिबा ने जब पानी वाला सवाल किया कि इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, तो उस पर क्योंकि DGISPR ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे, बड़े गुस्से में कहा था, याद है आपको? अब ये सुने आप DGISPR क्या कह रहे हैं।
We are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan. पानी जो सा है is an inalienable right. It is the dust. It is nobody can be allowed कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके. Because without water there is no life. इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस को कब कहां कैसे इस्तेमाल करना है ये इख्तियार है पाकिस्तान की आवाम के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास. लेकिन इख्तियार पाकिस्तान की आवाम के पास और पाकिस्तान की हुकूमत के पास है कि फ़ौज ने कब हमला करके या किस वक्त पाकिस्तान का जो पानी जिस पे कब्जा किया हुआ है इंडिया ने उसको छुड़ाना है. ये एक एक्ट ऑफ वॉर है. ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा था कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है. और DGISPR ने कहा था तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारा सांस रोक देंगे. अब इंडिया ने 1 साल से पानी रोका हुआ है, लगातार वो पानी रोक रहा है पाकिस्तान का. जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी कि हमें कब इस्तेमाल करना है. हम तो वायलेंट हैं, हम तो कर देंगे वायलेंस, लेकिन इसका फैसला हुकूमत करेगी. असूली तौर पर बात ठीक लगती है लेकिन सारे फैसले तो इनके हाथ में. अब तक के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी. अल्लाह हाफिज़.